अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, काफ़ी अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पर जब से जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से मुसलसल अपडेट्स का सिलसिला जारी है। अब बहुत से सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होने जा रही हैं, और कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा भी वादा मुआफ़ गवाह बन सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के थ्रू इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद आपस में ज़्यादा करीब हुए और वो एक दूसरे की बात भी सुनते थे, या जिसको उनके सियासी मुखालिफ एक गठ जोड़ का नाम दे रहे हैं, वो सारा कुछ इसी तरह से मामला तय हुआ था। बहरहाल इसमें बुशरा बीबी का क्या किरदार था या नहीं, इसके हवाले से तो एक बहस अपनी जगह, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि खुलने जा रहा है। पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और बहुत सी गिरफ्तारियों और बहुत से और लोगों के किरदारों के मुलविस होने के इंकशाफात भी हो रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये भी की जा रही है कि अपोजिशन जमातें अपने तौर पर तहरीक चला सकें। अब ये ऐलान किया गया है PTI की तरफ से कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। क्या वाकई अब वो जलसा करेंगे या फिर एक दफ़ा जलसा मुलतवी होता हुआ हमें नज़र आएगा? बिजली के बिलों में जो रिलीफ मिला है पंजाब के अवाम को, इसके ऊपर भी अब तनकीद हो रही है और मुख्तलिफ सूबों के लोग ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के अवाम को ये रिलीफ देना किसी तौर मुनासिब नहीं है, और मुख्तलिफ सियासी जमातें भी ये मुतालबा करती हुई नज़र आईं कि वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में कोई कदम उठाना चाहिए और तमाम लोगों को यकसा रिलीफ फ्राहम करना चाहिए। क्या वाकई इस तरह की सूरत हाल में ये मुमकिन है? इसके हवाले से भी बात होगी, और इसके साथ साथ फिर दीगर कई अहम मामलात हैं जो PTI के अंदर भी चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी सब अच्छा नहीं है, वहाँ से भी जो तकसीम की आवाज़ें हैं गहरी होती चली जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर हमें जॉइन मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान और बड़े बाखबर सियासतदान भी हैं, उनसे हम यकीनन उनका तज्ज़िया भी जानेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में, दुरानी साहब को भी खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब से बात का आगाज़ करते हैं, फिर दुरानी साहब की तरफ चलेंगे। इमरान साहब, बज़ाहिर जो इस वक्त एक हमें हलचल सी नज़र आ रही है, बहुत से लोगों का कहना है कि ये गेम बस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब 1-2 महीनों में आर या पार होगा। अगर ये हुकूमत सस्टेन कर जाएगी 1-2 महीने तो इसका मतलब है फिर ये अपना टेन्योर पूरा करेगी, और अगर नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब है कि फिर इसका खात्मा करीब है। वैसे दुरानी साहब भी कई मौक़ों पर ऐसा कह चुके हैं, उनसे मैं ये सवाल पूछूंगी भी, लेकिन आपकी राय क्या है? फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद गिरफ्तारियों में तेज़ियाँ, इससे आपको क्या नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, वैसे तो दुरानी साहब आज हमें इस पर बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि मेरी जो ज़ाती राय है बतौर एक सहाफ़ी के, बतौर फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मामला है, मैंने पहले भी आपसे कई दफ़ा ये कहा, ये सिर्फ बात हुकूमत की नहीं है, ये सिर्फ बात सियासी जमातों की नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान की बात है। और इस वक्त जो लड़ाई है वो अब ज़रा फैल गई है। वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और PTI, जो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस PTI मामला था, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो पेंडोरा बॉक्स खुला है जनरल फैज़ वाला, ये सिर्फ PTI तक महदूद नहीं रहेगा, ये इसमें दूसरे लोग भी आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं होंगी। मुल्क जो इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हम इतनी ख़राबी में, इतनी पस्ती में जा चुके थे कि मज़ीद ख़राबी या पस्ती में जाना मुमकिन नहीं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आपको भी लगता है कि ये क्लियर हो जाएगी सिचुएशन? 2 महीने में ना हो, 3 में हो, लेकिन अब ये मामला क्लियर होगा, आर या पार होगा। चीज़ें जो हैं वो उसकी तरफ जाएंगी। इंटरेस्टिंग। हाँ जी, लेकिन मैं दुरानी साहब से इस बात पर ज़रूर पूछना चाहूँगा। दुरानी साहब, मैंने इसलिए अपना तबसरा जो है ना बिल्कुल मुख्तसर किया है, आप मुझे ये बताएं कि ये जो मामला है जनरल फैज़ हमीद वाला, इस पे बहुत सारी बातें हैं। फिर बुशरा बीबी को लेके हमारे वाकफ़ान हाल भी कुछ कहते हैं, वो भी मैं बाद में जिक्र करूँगा कि हमारे वाकफ़ान हाल क्या कहते हैं कि बुशरा बीबी का ताल्लुक़ था या फैज़ साहब का ताल्लुक़ था। लेकिन आप बताएं कि असल मामला क्या है? क्या वाकई ही अदलिया इस्टेब्लिशमेंट को गठजोड़ था या अब चीज़ें किस तरफ जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब जो भी जितने भी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, मेरा जो इतलात और इसके बारे में मेरा तज्ज़िया जो है वो शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ लगे। मैं समझता हूँ कि जो फैज़ साहब का मामला है ये बुनियादी तौर पर एक फ़ौज का इंतज़ामी मामला है। उन्होंने एक इंतज़ामी
कदम उठाया है, लेकिन हमेशा की तरह हमारी हुकूमत, हुकूमती वज़रा और उनके बाज़ लोग जो हैं वो एक इदारा जाती मामले को लेके सड़कों गलियों में धमाल डालते फिर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का एक तूफ़ान खड़ा कर दिया उन्होंने, क्योंकि हमने अपना सब कुछ, इस मुल्क से ज़्यादा हमने अपने मफादात और अपनी सियासत को आगे कर दिया है। एक मतलब ये कोई थाने में तो नहीं पकड़ा गया किसी को, एक इदारे ने जो कि खुद एक ज़ाब्ते और एक कानून के तहत चलता है, उसने अपने एक सीनियर मोस्ट फर्द की अकाउंटेबिलिटी के लिए एक प्रोसेस इनिशिएट किया है, और जब तक वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक उस पर तबसरा करना, हुकूमती वज़रा के आके उस पर बयानात देना और उसको सियासी मामलात से मुंसलिक करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नादानी और नासमझी का मामला है, जिसकी तरफ मेरा ख्याल है कि नून की लीडरशिप ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की समझाने की, लेकिन वहाँ इतने धमाल इकट्ठे हो चुके हुए हैं कि वो कोई सेंसिबल बात अपने लीडर की भी नहीं सुनते। दूसरी चीज़, अब देखें इससे मुतल्लिक गिरफ्तारियों की क्या खबरें बनी, जी आईजी को पकड़ लिया, जी डीएसपी को वो सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं, और आप जो है वो एक माहौल को अब घरों तक पहुंच गए। यार खुदा का खौफ करें, किसको वादा माफ एक बना था भुट्टो साहब का जो वो था, और उसके बाद अबैटर बनाया गया था भुट्टो साहब को, और फिर आज माफिया मांगते फिर रहे हैं। आप दोबारा मुल्क की सियासत के अंदर जो है वो टकराव और वो माहौल पैदा करना चाह रहे हैं जो इदारों के हक में नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूं कि हुकूमत का वन पेज हुकूमत नहीं हो सकती फौज के साथ। हुकूमत और फौज आईनी तौर पर एक होते हैं जी, लेकिन हुकूमती पार्टी और फौज एक नहीं हो सकते। फौज को आप जो है हुकूमत की पार्टी के एक साथ पार्टी एक की नहीं है, बिल्कुल फौज पूरे मुल्क की एक तो नहीं है। हाँ, अच्छा दुरानी साहब, फौज को आप दुरानी साहब आपने ये जो फरमाया, कैसे आप आज दुरानी साहब आपने ये फरमाया कि आईजी की गिरफ्तारी और ये मामले, तो ये जरा ये बता दें कि अगर एक अफसर 3 दिन तक गायब रहे, अगर कोई साबिक अफसर 3 दिन तक बिल्कुल लापता रहे, उसके घर वाले भी उसे ढूंढ रहे हों, और फिर अचानक ही गायब करने वाले उसे समझा के भेज दें कि तुम वीडियो जारी कर दो। नहीं, ये 3 दिन के लिए नहीं हुए थे। इनकी गिरफ्तारी की खबर 12 बजे के करीब आई थी और 7-8 बजे इनकी वीडियो आ गई। गुजारिश ये नहीं है, मेरी गुजारिश, जो 3 दिन लापता रहे थे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट। मैं तो एक जेनेरिक सवाल कर रहा हूँ ना मुख्तलिफ लोगों के, कि अगर कोई बंदा गायब रहे और उसके बाद फिर अचानक उसकी वीडियो भी आ जाए तो उस पर आप क्या फरमाएंगे? देखिए मैं ये बात बल्कि अच्छा किया आपने सवाल कर दिया, मैं खुद इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश मैंने कर रही थी। देखिए बात यह है कि गायब रहे और वो आ गए, लेकिन हमारे यहाँ माहौल क्या बनाया जा रहा है कि इसके बाद मतलब ये है कि एक फौज का एक अंदरूनी मामला जिन्होंने अपना एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, उसको आप एक पेज के ऊपर बैठ के आप उसको मुखालिफ सियासी पार्टी के एहतसाब और उसकी अल्टीमेट डिमोलिशन के लिए आप इस्तेमाल करें। मैं अब आपको एक और बात बताऊं, आज नहीं तो कल 9 मई की जब इंक्वायरी हुई, इसमें पीडीएम की हुकूमत पकड़ी जाएगी। अच्छा। पीडीएम के जिम्मेदारान जो हैं वो उसके लिए अकाउंटेबल ठहरेंगे। और आज जो हरकतें देखें, आप स्टेट सीक्रेट एक्ट को जानते हैं, आप हुकूमती अमूर को जानते हैं, क्या ये हुकूमती वज़रा का काम है कि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को एक डील बना के अवाम के सामने पेश करें? और वो जी मैंने उसको ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहा जी मेरी जगह ये बातें अव्वल तो होनी नहीं चाहिए। अगर की थी तो उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। अगर एक्शन नहीं लिया तो आज बयान करके क्या साबित करना चाह रहे हो तुम? एक इदारा जो इस वक्त दिफा कर रहा है मुल्क का, जो मुल्क की सलामती के लिए काम कर रहा है, उसको तुम डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हो। आपने की दुरानी साहब, आप कह रहे हैं कि पीडीएम के लोग भी इसमें आएंगे, ये किस कैपेसिटी में आप यानी बात कर रहे हैं कि उन्होंने 9 मई की तहकीकात से उनका क्या ताल्लुक निकलेगा पीडीएम का? क्योंकि यहाँ तो वो तो ये तहकीकात की तरफ आते हैं। 1 साल हो गया जी, 1 साल हो गया है, अभी तक एक केस नहीं बनाया,
अभी तक एक इस्तगासा अदालत में नहीं पेश किया, अभी तक एक मुल्ज़म को मुजरिम नहीं बनाया। कभी सुप्रीम कोर्ट पे डाल देते हैं, कभी कहीं पे डाल देते हैं। अगर वो लोग हैं तो फिर अपने वजीरों को तो लगाम डालें। वो जो है वो जहर उगलते फिर रहे हैं, वो दूसरों को मुजरिम बनाते फिर रहे हैं, दूसरों को गद्दार बनाते फिर रहे हैं। किसी इदारा जो कौमी इदारा है उसको अपना जाती इदारा साबित करके उसके जो है बॉडीगार्ड बन के फिर रहे हैं। इन्हें फौज को इन वजीरों की बॉडीगार्डी की जरूरत नहीं है। फौज के बॉडीगार्ड मुल्क के अवाम हुआ करते हैं, फौज के मुहाफिज जो हैं वो मुल्क के अवाम हुआ करते हैं। हुकूमत इस तरीके से तो उल्टा अपना भी नुकसान कर रही है और इदारे के लिए भी ये कोई बेहतर बात नहीं है कि उसको इस तरह से टैग कर दिया जाए कि ये किसी एक सियासी जमात से वाबस्ता है। लेकिन मैं इमरान साहब ने बीच में एक पॉइंट दिया था दुरानी साहब के इनके पास भी एक वाकफा ने हाल है। चूंकि आगे भी हमने टॉपिक्स डिफरेंट कवर करने, तो मैं जरा इससे जुड़ी खबर ले लूं जरा इमरान साहब से कि क्या, क्योंकि खबरें बहुत से सीनियर सहाफ़ी ये दे रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू इमरान खान साहब को ट्रैप किया गया एक तरह से, या उनका जो मामला है वो सारा फैज़ हमीद साहब के साथ तैयार किया गया। तो इस पे हकीकत किस कदर है? और अगर बुशरा बीबी साहिबा ने वादा माफ गवाह बनना होता तो फिर इतनी देर जेल काटने की उन्हें ज़रूरत क्या थी, पहले ही बन जाती। समीना, हमारे वाकफा निहाल जो हैं उन्होंने जो बात बताई है, देखिए वो बड़ी एक अजीब सी बात है। मामला जो है ये इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब को लेके और बुशरा बीबी साहिबा को लेके जो बातें हो रही हैं, पहली बात यह है कि मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि बुशरा बीबी जो हैं वो वादा माफ गवाह बने। लेकिन जो हमारे वाकफा निहाल हैं उनका ये कहना है कि असल में बुशरा बीबी को करीब ही इमरान खान साहब के जनरल फैज़ हमीद साहब ने किया था। बुशरा बीबी असल में जनरल फैज़ साहब की जो के कहने पे इमरान खान साहब के करीब हुई थी, और इमरान खान साहब को भी फैज़ हमीद साहब ने ही कायल किया कि ये बड़ी पहुंची हुई बुजुर्ग हैं और आप इनसे ये रब्ता करें, और ये चीज़ें उनके रवाबत जो हैं उसके पीछे भी जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे उनका दिमाग था। और ये मामला ये है कि वाकफा निहाल का ये भी कहना है कि इस दौरान जितने भी राब्ते रहे जनरल हमीद के बुशरा बीबी के साथ मुनासिब इसीलिए इतने मजबूत थे कि वो उनको अपने सबसे करीबी वही समझते थे, और उन्होंने ही इमरान खान साहब को भी बुशरा बीबी ने ये पूरी तरह से यकीन दिला दिया था कि इस पूरी मशीनरी में, इस पूरी हुकूमत में, इस पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में तुम्हारा सबसे बड़ा खैर ख्वाह जनरल फैज़ हमीद साहब ही हैं। लिहाजा अब जो ये मामला है वो इसलिए भी संगीन है कि अगर जनरल फैज़ हमीद ही उनके पेश करदा थे तो फिर क्या बुशरा बीबी के किस तरह से उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगी। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये नहीं लगता कि वो वादा माफ गवाह बने। नहीं, वादा माफ गवाह तो इमरान खान के खिलाफ बनाने की बात हो रही। हाँ जी। अगर वो फैज़ हमीद साहब के थ्रू इमरान खान साहब के करीब हुई या इस वजह से उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि फैज़ साहब उनके साथ जो है वो बड़े सिंसियर हैं, तो इस सूरत में वादा माफ गवाह तो वो इमरान खान के खिलाफ बनेंगी। फैज़ हमीद वो अब भी वाकफा ने हाल तो यही कहते हैं कि अब भी वो वही करेंगी जो फैज़ हमीद साहब चाहेंगे। वैसे मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही बातों में कुछ अजीब और गरीबी मामलात हैं। बहरहाल आगे इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं, क्योंकि बात सिर्फ फैज़ हमीद, इमरान खान या बुशरा बीबी की नहीं है। मामला ये कि हमारा मुल्क जो है वो नहीं चल रहा है। मईशत की सूरत हाल, बिजली के बिलों की सूरत हाल सबके सामने है। तो दुरानी साहब, आप 2-3 दिन से मैं सुन रही हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि इस हुकूमत के जाने का वक्त बड़ा करीब है। ये आपको क्यों नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जो है ठहर नहीं पाएगी? फ़िलहाल तो उनके लिए सब कुछ बड़ा मुनासिब लग रहा है, कोई परेशानी दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही उनके हाल में। देखिए, उनका वक्त इसलिए बुरा लग रहा है कि उनकी हरकतें बुरी हो गई। अच्छा। अब देखिए ना, ये हुकूमती मशीनरी की तरफ से फैलाई हुई खबर है एक गैर सियासी खातून खाना के बारे में इस किस्म का प्रोपेगेंडा, और ये जो बात अभी बताई है सब ने, ये हुकूमत का एक एक इदारा जो है वो इस चीज़ को प्रोपोगेट करता फिर रहा है और इस चीज़ को फैलाता फिर रहा है कि जी वादा माफ बन जाएंगे, फलां बन जाएंगे, फलां बन जाएंगे। भाई, अगर हेयर सेक के ऊपर खुदारा खबर के लिए भी तो सब कोई चीज़ चाहिए होती है ना, कोई प्रूफ चाहिए होता है, उसका कोई
एविडेंस साथ लगाना पड़ता है। मतलब यह है कि हुकूमती किसी इदारे की तरफ से कोई चीज आ जाए और उसको वज़रा प्रोपोगेट करना शुरू कर दें और वो हुकूमत और एक इदारों के इंटरनल मामलात को हर तरह से सियासत के अंदर फैला के मारें, तो वो तो बड़ा जुल्म है। और दूसरी बात, अब ये बिजली की बात आपने की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बिजली की बात में मुझे बताएं कि यार बिजली का रिलीफ तो आवाम को दिया जाना चाहिए ना, लेकिन ये 14 रुपए हमारी जूती हमारे ही सर। भाई अगर ये 14 रुपए लेने हैं तो IPP से लो, जो 80% दोनों हुक्मरान खानदानों के हैं, वो लूट रहे हैं आवाम को। उनसे जो एक पैसा नहीं डाला, हमारे ही फंड में से 14 रुपए निकाल के हमें हमारे पे एहसान कर दिया। तो तुमने क्या किया? कम से कम कोई एक लंदन की प्रॉपर्टी बेच के आवाम के लिए इतने पैसे निकल आने थे। ये तो कोई बात नहीं है कि जी आप बड़ा एहसान कर रहे हैं, सरकारी खजाने से ही आपने सब्सिडी हलवाई की दुकान और हलवाई की दुकान और दादाजी का फातिहा। मतलब ये बातें दीज आर अनफेयर, ये लॉजिकल नहीं है। और जहां तक सवाल है हुकूमत के बारे में और हुकूमत के आने जाने के बारे में आपने पूछा, भाई ये हुकूमत जो है, ये मैंने कहा है कि जिसको ये एक्यूज करना चाह रहे हैं, जिस इमरान खान को ये सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, उसके साथ फायर वॉल्स लगी हुई हैं जो इनसे लग नहीं रही सोशल मीडिया पे। वो फायर वॉल्स जो है पब्लिक सपोर्ट की है। ये जितनी ऐसी हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है और वो और प्रोटेक्टेड हो रहा है, वो मजीद महफूज हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये जितने मुकदमे बना रहे हैं और ये जितने इश्यूज बना रहे हैं, इन सारों के अंदर ये अपने आप को फंसाएंगे। इनके वुज़रा जो हैं वो मुल्क के काबिल एहतराम तरीन इदारों की सीनियर पोस्ट्स पे अपॉइंटमेंट्स को मजाक बना रहे हैं, और वो मजाक भी इनके लीडरों ने बनवाया है। ये वो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं जिसके नतीजे में ये चाहते हैं कि मुल्क के आइन को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो नहीं पहुंचेगा क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है। नहीं, लेकिन दुरानी साहब अभी तो हमें ये नजर आ रहा है कि फिलहाल तक तो ना इमरान खान साहब के रिहाई के कोई इम्कानात नजर आ रहे हैं, फिर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सीटें भी एक एक करके खिसकती जा रही हैं PTI की, नून की तरफ। फिर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। फिर हम ये देख रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी काम नहीं चलने दिया जा रहा, वहाँ पे भी स्टे आए हुए हैं। तो ये कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है जिसको हम कहें कि हुकूमत के खिलाफ कुछ जा रहा है। इसके बाद मुझे एक सवाल आपने जरूर जवाब देना है। अच्छा। इसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो कम हो रही होगी। पॉपुलर तो वो थे, लेकिन उसका फायदा ये तो नहीं हुआ उन्हें कि ना वो रिहा हो सके, ना वो गवर्नमेंट बना सके। बात सुनो तो सही ना। बात ये है कि अगर पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि जो कुछ कर रहे हैं उसको और मजबूत कर रहे हैं। इलेक्शन में नहीं जाना इन्होंने, ये हर दफा जो है पहले जैसे इलेक्शन जीता है वैसे ही दोबारा जीत लेंगे, वो क्या मसला है। और बगैर इंतखाबी निशान के जीतेंगे और बगैर उसके जीतेंगे। इनका मामला 8 फरवरी को खत्म हो गया है। ये बुझते हुए दियों की आखिरी फटफड़ाहटें हैं जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से अपने गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर मुंतखब स्टेटस को 47 फॉर्म के ऊपर भर के जो है वो अपने लिए कोई रास्ता निकाल लें। उसके लिए अब ये ना किसी इदारे को छोड़े हैं, ना किसी हुकूमती जो कार्रवाई के असूल होते हैं उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, ना कोई कानून छोड़े हैं, ना किसी की इज्जत छोड़े। भी थोड़ा जायजा लेते हैं ना, लेकिन इमरान साहब ऑपोजिशन भी तो कोई खातिर खा हुकूमत को प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते हुए ना सड़कों पर उस तरह से कोई बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी कर सके हैं। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इकट्ठे हो सकते हैं ऑपोजिशन की तमाम जमातें? समीना, पहली बात तो ये कि अभी जो आप और दुरानी साहब बात कर रहे थे कि ये जो रिलीफ दिया बिजली का, ये सरकारी ख़जाने में से कर दिया, तो वो मुझे इमरान खान साहब बड़े याद आए कि वो तो अपनी जेब में से ना हमेशा रिलीफ दे देते थे अवाम को। वो तो सरकारी ख़जाने से उन्होंने कभी नहीं दिया। उन्होंने जितना भी किया अपनी जायदादें बेच के किया। ये तो बड़े जालिम और गंदे लोग हैं ना जिन्होंने अपनी जायदादें नहीं बेची। इमरान खान साहब ने तो अपनी ज़मान पार्क वाला घर भी गिरवी रख के तो लोगों को आटा सस्ता कर दिया था। भाई सारे हुक्मरान ऐसे ही करते हैं, सरकारी ख़जाने से रिलीफ देना होता है, किसी ने अपने ज़ाती उससे नहीं देना होता। और दूसरी बात ये, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि अगर पंजाब में कोई अच्छा काम हो गया, भाई बीबी मरियम ने अगर यहाँ पे अपने तरक्याती फंड में से 45 अरब रुपए निकाल के
तो अवाम को रिलीफ दे दिया, तो बजाय इसके कि लोग इस बात की तारीफ करें और दूसरे सूबे भी कहें कि जी अच्छा हम भी अपने अपने बजट में से करते हैं, वो कह रहे हैं जी पंजाब ने ऐसा क्यों किया, यानी किसी को भी रिलीफ ना मिले। तो ये बड़ी एक अजीब सी नहीं, वो ये मंतक कह रहे हैं सबको दें, हाँ, वो ये कह रहे हैं भाई पंजाब ने तो सबको नहीं देना, पंजाब अपने फंड्स में से दे रहा है ना, वफाक जो देगा वो तो सबको देगा। तो इमरान साहब एक तो हाँ इसमें दो बातें, पहली बात तो ये कि ये रिलीफ सिर्फ 2 महीने के लिए है। उसके बाद ये है कि इम्पोर्टेंट बात जो है उसमें वो ये कि 200 यूनिट तक जो सार्फिन है इस्तेमाल करने वाले बिजली 1 से 200, आज जो इश्तिहार छपा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दुरानी साहब ने भी देखा होगा, उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। जो 201 से ऊपर 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको उसके अंदर रिलीफ मिल रहा है। और फिर तीसरी वही बात है कि कहीं और से आपने वो उसको मैनेज करके इधर कर दिया है, तो ये वक्ती उससे आप वावा तो करवा लेंगे, लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है। नहीं देख, असल इशू ये नहीं है जो आप कह रही हैं। पहले तो 1 से 200 वाला यूनिट है ना, जो 1 से 200 तक, उनको आप ये देखें कि पहले ही यूनिट कितने का मिल रहा है, वो तो पहले ही प्रोटेक्टेड है, लिहाजा उनका मामला उसमें तो मजीद उनके लिए वो भी नहीं दिया जा रहा सर। अब सुन लेना अब ये जो बेचारे सफेद पोश जो बिल्कुल किसी से मांग भी नहीं सकते, उनको रिलीफ मिला है। हाँ, ये मुतालबा जायज़ है कि भाई सबको दें, लेकिन वो सबको उनके सूबे दें। पंजाब ने तो सबका ठेका नहीं लिया कि दूसरों के पैसे भी पंजाब ने देने हैं। दूसरी बात आ जाती है अपोजिशन की तरफ। अभी एक खबर आ रही है, दुरानी साहब इस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन दुरानी साहब मैं आपकी तरफ से आती हूं, मुझे एक सिर्फ ब्रेक ले लेने दीजिए, फिर मैं आपसे आके कमेंट लूंगी और उसके बाद फिर हम अपोजिशन की भी बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी दुरानी साहब, बिजली के बिल्स पे आप कुछ बात करें। देखें पहली बात तो ये है कि मैं यकूब साहब की इस बात पे स्टैंड करेक्टेड कि ये एक सूबाई हुकूमत ने भी अगर कोई कदम उठाया है तो ये गलत कदम नहीं है, मुस्बत कदम है, और यहाँ के आवाम को इसमें से मैं इस पॉइंट से लेकिन मेरा नुक्ता जो है वो दूसरा था। मैं ये कह रहा हूँ कि 80% IPPs जो हैं वो 2 हुक्मरान ख़ानदानों के हैं, और जो सारा इस दौरान केस बिल्ड हुआ है वो ये है कि अरबों रुपए कैपेसिटी चार्जेस के अंदर ये वसूल कर रहे हैं। इन्होंने जो पिछली सारी निगोशिएशंस की हैं उसमें इन्होंने कहा है कि हम उनसे इसमें रिलीफ दिलाएंगे, और कम से कम रिलीफ जो है वो ये है कि जो सरकारी चल रहे हैं उनमें तो रिलीफ दिला दें, उन्हें बगैर कैपेसिटी चार्जेस के आगे बढ़ा दें। तो बात यह है कि आपने सिस्टम की इस्लाह नहीं की, मेरा यह नुक्ता है। देना किसी सूबे ने दिया, जिसने दिया अच्छा किया, इसके ऊपर मेरा कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये एतराज कर रहा हूं कि खुदारा मुल्क के लिए कुछ कर दें। बाकी लोग जो 500 से ऊपर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई इंडिया से तो नहीं आए हुए कि उनको आप एक ऐसी बिजली इस रेट पे दे रहे हैं जिस रेट पे वो बन नहीं रही। जो 18 रुपए बनती है उसको आप कहां जाके बेचते हैं, और ये सारी बातें आपके वुज़रा ने कही हैं, आपके जो इंटरम वुज़रा थे उन्होंने बताई हैं, और हुकूमत ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया हुआ है। उस रास्ते में कुछ नहीं है, बस ये जो एक वाइट वॉश है ये भी ठीक है अगर जितना है अब जो कुछ हो रहा है। और किसी भी ये बात बिल्कुल सही है कि अपने जेब से तो नहीं इतने बड़े बड़े चीज़ें हो सकती, लेकिन बहरहाल जब बड़ी बड़ी लूट मार हुई हो तो उसमें अगर कुछ हो भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, कभी हो भी जाएगा। लेकिन इसमें ओवरऑल जो दुरानी साहब, अगर हम वैसे भी देखिए मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपना बिजनेस वाइंड अप करके जा रहे हैं। हम तो सुन रहे थे कि ये लोग आए हैं तो इन्वेस्टमेंट के ढेर लग जाएंगे, ये तो उल्टा जो थे लोग वो भी भाग रहे हैं। फिर उसके बाद अभी टेक्सटाइल की आज आपने खबर देखी होगी, 100 से ज्यादा जो पावर लूम्स हैं वो बंद हो गई हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो गए इस वजह से। तो ये हुकूमत तो ये ऐलान करके आई थी कि हम आएंगे तो मईशत को बेहतर करेंगे, या तो उल्टा हो रहा है कि मईशत तो और सुकड़ती चली जा रही है। गन्ने की फैक्ट्रियां भी इनकी हैं, बिजली भी उधर से खुद पैदा करते हैं और हमें महंगी भी देते हैं। अब ये बातें तो खुल के सामने आ गई है ना। मतलब ये कोई हुकूमतें तो नहीं है, ये तो लूट मार की फैक्ट्री हैं जो कि हम जिसका वजन उठा के फिर रहे हैं। और अगर चलो 45 पे आए हुए होते, अवाम लाए होते तो हम अवाम को लान तान करते। ये आए भी नकली हैं, तो अब हम इन्हें ही कुछ कहेंगे ना, अगर आप इजाजत देंगे तो नहीं कहेंगे तो नहीं। दुरानी साहब, मैं तो जाती तौर पे ये कहता हूँ कि जो इस तरह आपने फरमाया, मैं तो ये समझता हूँ ये क्रिमिनल एंटरप्राइजेस हैं। लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ जी, मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये सिर्फ एक जमात नहीं है।
अब IPBs की आपने बात की, इमरान खान साहब ने अपने दौर में, अब देखें अब्दुल रज़ाक दाऊद जो कि उनके मिनिस्टर भी थे, उनको जो फ़ायदा पहुंचाया, उनको जो करोड़ों अरबों का फ़ायदा हुआ, उस वक्त क्या हुआ? यानी जिसके हाथ में हुकूमत आई है, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, उसने इस मुल्क को लूटने में और आवाम को लूटने में कमी कोई नहीं छोड़ी। अच्छा इमरान साहब, अभी ऑपोजिशन की हम बात कर रहे थे, ये लग रहा है आपको कि ऑपोजिशन कोई अब इत्तेहाद स्ट्रॉन्ग बना के कुछ सड़कों पे परेशान कर सकेगी हुकूमत को? देखिए समीना, बात ये है कि वैसे तो दुरानी साहब भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन वाले इकट्ठे हो जाएं, और उन्होंने एक बहुत अच्छा इज्तिमा जो है वो भी किया, और उनको अच्छी तजवीज़ भी दी कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आप लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि स्ट्रीट पावर अब भी अपोजिशन में जो सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म स्ट्रीट पावर है वो जमीयत उलमा इस्लाम के पास ही है। जमात इस्लामी ने भी आपने देखा अच्छा शो किया। अब मामला ये है कि पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है, और पंजाब में जब तक कोई तहरीक ना बने उस वक्त तक कोई भी तहरीक कामयाब नहीं होती। अभी आज की खबर सुन लें कि 22 तारीख तक अभी PTI के जो लोग हैं वो इस बात पे परेशान है कि लाहौर की तंजीम जो है उसने किसी को, PTI के किसी भी कारकुन को ये तक नहीं प्लान दिया कि 22 में जाना है, नहीं जाना, किस तरह से जाना है, क्या होना है। यानी जब तंजीमी तौर पे आपकी सबसे बड़ी जमात जो है इस वक्त अपोजिशन की, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, वो तो तंजीमी तौर पे तितर बितर हुई है। उसके जो भी मसाइल हैं और जो भी वजूहात हैं वो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं लाहौर के, हाँ जी, अवैस यूनुस, जिनको अभी कल परसों ही नामजद किया गया था, वो भी अभी तक, पहले तो खैर पुलिस हिरासत में थे, अब वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे हैं ही नहीं, वो लापता ही हैं। और जो उनके सदर थे गुज्जर साहब, वो भी या तो मेरे ख्याल पख्तूनख्वा में कहीं रूपोश है या कुछ, यानी सही आप बात कर रहे हैं कि वो मंजर आम पर उस तरह नजर नहीं आ रही, मंजर आम पे भी नहीं है और कुछ स्ट्रेटेजी भी नहीं है। लिहाजा अगर यही सूरत हाल होगी तो फिर हुकूमत को ये नहीं गिरा सकते। अच्छा, देखिए ये बात सोचनी कि जी हालात ही ऐसे हो जाएंगे और अपने आप हुकूमत गिर जाएगी, फिर नहीं गिरती। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि हम पहले भी तंजीमी तौर पर लोगों को बसों में डाल के लेके नहीं आते, लोग खुद ही आ जाते हैं। अब ये मामला नहीं है। अब एक बात को समझें कि जो 9 मई के बाद क्रैकडाउन हुआ है, अभी में तो बहुत लोग आए इमरान साहब। अच्छा, KP पूरा पाकिस्तान नहीं है, KP में उस तरह के पंजाब से गए लोग, सुन लें भाई, मोटरवे पे आप देख लें कितनी लंबी लाइन थी। मैं कहता हूँ जी, लाहौर से स्वाबी तक मोटरवे ब्लॉक हो गई थी, कोई बंदा चल ही नहीं था सकता, इतनी दुनिया चली गई, लोगों ने रास्ते मोड़ दिए, फिर भी मुझे ये बताएं क्या तब्दीली आ गई? तब्दीली उस वक्त आएगी समीना बीबी जिस दिन पंजाब में जो वो करने में कामयाब होंगे। वो सारी उम्र लगे रहे, अगर पंजाब में एहतजाज नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दुरानी साहब आपकी क्या राय है ऑपोजिशन के एहतजाज पर? देखें जी, ऑपोजिशन का जहाँ तक सवाल है, ऑपोजिशन में जितनी भी पार्टीज़ हैं, मैंने इस दफ़ा उन सब से इंटरेक्ट किया है, उनकी तमाम क़यादत में इस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ है, और वो कहते हैं कि ये चूँकि आवाम की डिमांड है इसलिए हमारा भी इत्तफ़ाक़ है। तो आवाम की पहली डिमांड ये है कि हुकूमत से बाहर तमाम सियासी पार्टियाँ जो हैं उन्हें आपस में मुत्तहिद होना चाहिए। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जी आप में से कुछ को अगर हुकूमत कुछ ऑफ़र करे तो फिर आपका क्या होगा? उन्होंने कहा जी हुकूमत की तरफ तो अगर हम देखते भी हैं तो अवाम की नज़रों में हम स्याह हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपोजिशन वाले आपस में इकट्ठे हों और कोई हिकमत अमली बनाएं। अभी जो है एक बातचीत का अमल शुरू हुआ है, कैदियों की रिहाई की बातचीत का अमल शुरू हुआ है, और फेयर एंड फ्री आइंदा के इलेक्शंस पे बात हुई है, और ये सब चीज़ें अभी इब्तदा है, आगे चल के इसमें से इंशाल्लाह मजीद बेहतर रास्ते निकलेंगे। तो दुरानी साहब, ये सिर्फ ऑपोजिशन के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं या इसमें हुकूमती लोग भी कहीं ऑन बोर्ड हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी कहीं देख रही है? देखें हुकूमत का तो देखें जी, हुकूमत का आईनी तौर पे हुकूमत और अपोजिशन का ये काम है कि वो आपस में बातचीत करके रास्ता बनाएं। इस्टेब्लिशमेंट का तो हुकूमत का काम है कि वो खींच के उसको हर सूरत में सियासी बनाए, लेकिन अब वो नहीं बनेंगे और उन्हें बनना भी नहीं चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है हुकूमत का, हुकूमत इस वक्त बातचीत के मूड में नहीं है।
हुकूमत जो है एक तरफ दावत देती है कि हम दावत देते हैं कि मुज़ाकरात करें, और अगले लम्हे कहते हैं कि जी ये गद्दार हैं, इन्होंने जी इदारों के साथ ये किया, इन्होंने 9 मई का ये किया, इन्होंने फलां का ये किया, फलां गिरफ्तार जो हुआ है उसके बारे में प्रेस रिलीज की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि कुछ सियासी भी है। अगर मैं कहूँ वो सियासी तुम्हारे बारे में है तो अब क्या कहोगे? तो बात यह है कि हुकूमत किसी तौर पर भी इस चीज के मूड में नहीं है कि वो ऑपोजिशन से बात करे। ऐसी सूरत में ऑपोजिशन के पास एक ही रास्ता है कि वो आपस में इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे। और जहां तक सवाल है, यकूब साहब ने पंजाब की बात की है, बड़ी इन्होंने सही बात की है। इस वक्त KPK तो इनके हाथ से निकल गया, ठीक है जी। बलूचिस्तान तो इनके हाथ में है ही नहीं इस वक्त भी। जो वहाँ सूरत हाल बनी हुई है वो इन्हीं की रॉन्ग डूइंग्स की वजह से बनी हुई है। सिंध की जो सूरत हाल है, जब सिंध में अगर कभी फेयर इलेक्शंस हो गए तो सबको पता चल जाएगा किस भाव बिकती है। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब को ना छेड़ें, बेहतर है कि हुकूमत पीछे हटके पंजाब के साथ और पंजाब के अवाम के साथ, जिन्होंने डिस्टॉर्शन के बावजूद, जिन्होंने इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद उस तरह काम किया है जिस तरह इस पाकिस्तान के लोग सियासी बेदारी का मुजाहरा किया करते थे। इसलिए हुकूमत के लिए बेहतर ये है खामोश पैगाम को ही समझा जाए। मोहम्मद अली दुरानी साहब, शुक्रिया आपका सर, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। अच्छा, जो PTI के अपने भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं इमरान साहब, वो भी कोई इतने स्मूथली नहीं चल रहे। हमने कल भी थोड़ी बात की थी, KP में काफ़ी इश्यूज हैं, अब तो ज़्यादा बढ़ गए इश्यूज, और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि पूरा कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप बन गया है, ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा शदीद हो गई है। इमरान साहब ने भी जुनैद अकबर साहब को बुलाया है मुलाकात के लिए, और इसके साथ साथ और भी वो लोगों से इस बारे में इनपुट ले रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि KP गवर्नमेंट या अली अमीन गंडापुर साहब भी कहीं हॉट वाटर्स में हैं, या लगता है कि मामला सेटल हो जाएंगे? समीना, ये वही बात है जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि अपोजिशन जो है वो उस वक्त तक PTI ही मेन जमात है ना, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात। तो वो पंजाब में वैसे आपको पता है कि उसके मसाइल हैं। KP में जहाँ भी आप कह रही थी कि वहाँ लोग भी निकलते हैं, बड़े बड़े जलसे भी होते हैं, वहाँ उनकी अब देखें आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। और आज देखें आपके हुकूमत और शकील खान साहब तो एक दूसरे के सामने बिल्कुल सीधे हो गए और एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो गया। जुनैद अकबर साहब का जैसे आपने जिक्र किया, अब बहुत सारे लोग हैं जो पहले चुप बैठे हुए थे वो उनके साथ मिल गए। और देखें, शकील खान हों, जुनैद अकबर हों, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते थे। और शकील खान साहब को कोई खतरा है इन चीज़ों से, आपको लगता है, या पक्का है उनका किला? चाहे देखिए, अली अमीन गंडापुर जो है उनका प्लस पॉइंट क्या है? उनका प्लस पॉइंट सिर्फ एक है कि वो एग्रेसिव है। इमरान खान साहब को ऐसे लोग पसंद है, और ख़ास तौर पे इन हालात में कि जो हुकूमत को टफ टाइम दे सके, जो उनके सामने उस तरह से हो सके। लेकिन क्या इमरान खान साहब सिर्फ इसी नारेबाजी के लिए अपनी सारी पार्टी को ख़राब कर लेंगे? क्या जो उनके साथ सिंसियर और डेडिकेटेड लोग हैं वो उनको इसी तरह से वो पसे पुश्त फेंकते चले जाएंगे? तो ये बड़ा एक संगीन मसला है। मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं या जो कोर कमेटी है उनकी, इस पे खान साहब को उनसे भी मशवरा करना चाहिए, और ये नाराज़ जो लोग हैं इनको राज़ी करके साथ करना चाहिए। नहीं तो अगर ये जिस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें और ये चीज़ें, इससे पार्टी को वहाँ बहुत नुकसान होगा। ठीक हो गया। चलिए जी, जो हमारे सियासी मामलात हैं उस पर तो हमारे हम डिस्कशन भी करते रहते हैं, लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और ये मामला है जनाब एक नई वबाई मर्ज़ के बारे में बड़ी आगाही फैलाने की ज़रूरत है। अभी तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस नज़र नहीं आ रहे मंकी पॉक्स के, लेकिन ख़दशा है कि कहीं बढ़ भी सकते हैं, और इसका क्या इलाज है, लोगों में खौफ भी है इससे मुतालिक। तो हम एक ब्रेक के बाद हमारे साथ स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद होंगे जिनसे हम मंकी पॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी हासिल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आप इस वबा से महफूज रह सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वबाई अमराज मुख्तलिफ अदवार में हम देखते रहते हैं। आजकल एक और वबा तेज़ी से फैलती हुई नज़र आ रही है जो कि है मंकी पॉक्स, और इसका एक खौफ जो है वो लोगों में फैल रहा है। इसमें जल्द के ऊपर भी हम देखते हैं कि कुछ दाने से उभर जाते हैं और फिर तकलीफ़ महसूस होती है। इस सारी सूरत हाल में कुछ केसेस के हवाले से पाकिस्तान में भी बात हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें आइसोलेशन इख्तियार की जाए तो बेहतरी आ सकती है। तो ये कितना ही ख़तरनाक वबा है और कितना इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि
कि पाकिस्तान में फैल सकती है ज़्यादा, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, ये तमाम सवालात रखेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं वबाई अमराज के। डॉक्टर साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा मंकी पॉक्स के हवाले से। क्या ये बीमारी है, किस तरह फैलती है, अलामात क्या हैं इसकी? जी, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। तो ये जो बीमारी है ये एक वायरस की बीमारी है, और ये जो फैलती है ये रियली छूने से फैलती है, छूने से और थूक के ज़रिए ये फैल सकती है। तो ये जो अमूमन जैसे हम वबाई बीमारी जैसे कि कोविड हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, ये वाली बीमारियां हवा से फैलती हैं, बहुत दूर दूर फैलती हैं। मगर मंकी पॉक्स की खास बात ये है कि ये क्लोज कॉन्टैक्ट से, यानी कि करीबी लोगों के आसपास ही फैलती हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये वबा फैलने के यहाँ पाकिस्तान में इस वबा के फैलने का ख़तरा कितना, और पाकिस्तान में इस वक्त क्या इसके को पेशेंट हैं, अगर हैं तो कितने हैं? तो इसके पाकिस्तान में फैलने के चांसेस कम हैं। पाकिस्तान में केसेस सो फार मेरे में जो है तकरीबन 11 आए हैं, मगर ये 11 जो है ये इस साल नहीं, ये जब से 2022 में ये अफ्रीका से ये वायरस जो है ये पूरे दुनिया में फैला है जब की बात कर रहे हैं। रिसेंटली जो है वो 1 से 2 ही केस आए हैं, और जितने भी केसेस यहाँ पे आए हैं वो ज़्यादातर केसेस जो हैं ये बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर आए। विद इन पाकिस्तान इसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है अभी तक। वैसे इसकी अलामात क्या है डॉक्टर साहब, और क्या इसमें पेशेंट महसूस करता है? क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि स्किन पे जो दाने से उभर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या अलामात हैं और क्या पेशेंट फील करता है? जी, तो इनके अलामात के अंदर शुरू के दिनों में तो बुखार होता है, 1 से 3 दिन तक यूजुअली बुखार रहता है। उसके बाद ये दाने निकलते हैं, और दाने की खास बात ये है कि इसमें पहले धब्बे से बनते हैं, फिर वो एक तरह से दाने हो जाते हैं, फिर उसके अंदर पानी या पीप जैसे ये दाने बन जाते हैं, फिर उसके ऊपर एक खुरांद आती है। तो ये पूरा मरहला जो है ये 103 हफ्तों के अंदर होता है, और ये पूरे जिस्म पे निकलते हैं। अलबत्ता ये अमूमन या फिर चेहरे से निकल के बाकी जिस्म पे आते हैं, या कभी कभार ये जिस्म के निचले हिस्से से निकलते हैं और उधर ही तक महदूद रहते हैं। और जी जी डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स मंकी पॉक्स का शिकार हो जाए तो उसको हिफाजती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए? तो जैसे मैंने फरमाया, ये वाली जो बीमारी है ये छूने से या करीब क्लोज कांटेक्ट से लगती है। तो ऐसे मरीजों को हम क्वारंटीन करते हैं, आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन जो है ये हम करते हैं जब तक वो जो खुरन बनती है, जब तक वो गिरती नहीं है, तो जब तक उन पेशेंट्स को हम आइसोलेशन में रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी खतरनाक बीमारी है? क्या ये जानलेवा है, और क्या इसकी कोई वैक्सीनेशन भी हो सकती है? तो ये जो वायरस है, एंड आई थिंक ये ज़रूरी बात है कि इस वायरस के 2 इकसाम हैं जिनको क्लेड 1 और क्लेड 2 कहते हैं। सो 2022 में अगर आपको याद पड़ता है तो उस वक्त भी मंकी पॉक्स के फैलाव का एक वार्निंग जारी हुई थी, और वो क्लेड 2 की थी, जो कि निस्बतन इतनी शदीद नहीं होती, इसमें मौत की शरह कम होती है। ये जो नया जो जारी हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि क्लेड 1 जो ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें मौत की शरह तकरीबन 10% तक होती है, वो अफ्रीका के जो मेन ममालिक है वहाँ से फैल के इनके जो आसपास ममालिक है वहां तक पहुंचा है। वैक्सीनेशन तो इसकी है जी, वैक्सीनेशन तो इसकी है, और ये वही वैक्सीन है जो कि एक पुराना वायरस है स्मॉल पॉक्स, उसके खिलाफ हम इस्तेमाल करते थे। अलबत्ता ये वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि सबको लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो लोग जो बहुत ही हाई रिस्क हैं इस वायरस के, उन्हीं को लगती है ये वैक्सीन। और इसका इलाज क्या कुछ दस्तयाब है इस वक्त? अगर खुदा न खास्ता कोई इसमें हो जाए मुब्तला तो फिर क्या इलाज है इसका? जी, तो अमूमन जो है इसके अंदर हम सपोर्टिव केयर यानी कि ऐसा इलाज देते हैं जिसके अंदर अगर बुखार है तो उसको उतारने के लिए, दर्द है तो उसको कम करने की दवाई देते हैं, एंड जनरली जिस्म जो है वो उसको कंट्रोल कर लेता है। अलबत्ता इसकी एक दवाई है जिस पे अभी तहकीक चल रही है, और हमको ये नहीं पता है कितनी मौसर दवाई होगी, और वो दवाई ऑब्वियसली हमारे पास वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मगर ज़्यादातर लोग इससे काबू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हाई रिस्क लोग कौन से हैं? हाई रिस्क वो लोग हैं जो कि या फिर किसी को जानते हैं जिनको चिकन पॉक्स हुई हो, चाहे उनके पार्टनर्स के अंदर। दूसरे 2022 में जो केसेस थे वो हमने देखा था कि जिनसी ताल्लुकात से काफ़ी फैल रहे थे, तो वो लोग जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं वो लोग, तो या वो लोग जो कि मंकी पॉक्स के मरीजों के साथ काम करते हैं या लैब में इस वायरस के साथ काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि क्या इसके लिए कोई हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है? कितना इसका चांस है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान में कोई रैपिड इसका हम देख सकते हैं इंक्रीज़? तो इसके लिए क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो लिए जा सकते हैं?
तो बिल्कुल सो चूंकि ये वायरस अभी पूरी तरह फैला नहीं है एंड शायद ना फैले, मगर अभी जो जितने भी काम आते हैं या जितनी भी हमको चीज़ें करनी है वो इसकी अर्ली डिटेक्शन, यानी कि अगर ये वायरस आए तो फौरन उसको पेशेंट को हम आइसोलेट कर लें वो हम, और फिर दूसरा ये कि हमारी कैपेसिटी बढ़ाने की, यानी कि हम ये देख लें कि कौन कौन से अस्पताल में ये मरीज जा सकते हैं और हमारे पास इसकी इलाज की सहूलत मौजूद हो। तो एट दिस पॉइंट हुकूमत जो काम कर रही है वो एक तरह से ठीक कर रही है, यानी कि जो एयरपोर्ट से वहाँ पे हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं देखने के लिए कि ये मरीज आ रहे हैं तो उनको जल्दी से हम आइसोलेट कर लें। इसी तरह से सारे सूबों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर अस्पताल भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहाँ पे ये मरीज जाएंगे। तो मगर चूंकि बीमारी अभी इतनी नहीं फैली है और इंशाल्लाह नहीं फैलेगी, तो इसके बियॉन्ड और कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है डॉक्टर फैसल महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में मौजूद रहे। मंकी पॉक्स के हवाले से तफसीली नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फैसल महमूद साहब की। तो आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।